हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर एक और नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक है हमारा आर के नारायण का ए बुकिश टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। इनका ऐसे है ये, तो पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ए बुकिश टॉपिक आर के नारायण ने लिखा है। फर्स्ट बार पब्लिश हुआ 1961 में एज पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन। नेम इज नेक्स्ट संडे स्केचेज एंड एसेज, यानी नेक्स्ट संडे स्केचेज एंड एसेज जो है आर के नारायण का एक कलेक्शन है जिसके अंदर ये 1961 में पब्लिश हुआ था। बुकिश टॉपिक में आर के नारायण शेयर करते हैं फनी रिलेटेबल रेंट अबाउट द हेडेक ऑफ लेंडिंग बुक्स एंड नेवर सीइंग देम अगेन, यानी लोग जो किताबें उधार ले लेते हैं फिर वापस नहीं करते ना, उसके बारे में ये ऐसे है। आर के नारायण कहते हैं कि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझसे मेरी अलमारी में से किताबें उठाकर लेकर चले जाते हैं और फिर वो मुझे वापस नहीं देते, वापस भी नहीं देते और मुझसे नजरें चुराते हैं, इवन मुझसे दूरियां बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस ऐसे के अंदर वो अपने व्यूज रख रहे हैं। वो ये व्यूज जो हमारे सामने रखते हैं ना, तो हमें लगता है कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, और ये सच भी है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए वो ये दिखाते हैं कि वो एक बुक लवर है, एक ऑथर है। ठीक है, आर के नारायण के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। आर के नारायण का पूरा नाम मेंशन किया हुआ है, ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इनका वर्क हमने पहले भी डिस्कस किया अपने इसी चैनल के ऊपर। लाइफ स्पेन देख लेते हैं। 1906 से 2001 तक इनका लाइफ स्पेन रहा है। आर के नारायण इज रिगार्डेड एज वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश लैंग्वेज राइटर। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज सिंपल, याद रखिए, सिंपल येट प्रोफाउंड स्टोरी टेलिंग, रिच करेक्टराइजेशंस एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। जो एवरीडे लाइफ होती है ना, जो हमारी दैनिक जीवन के अंदर जो घटनाएं घटती हैं, जो भी दैनिक जीवन के अंदर जो भी काम हम करते हैं, उन सब से रिलेटेड इनके वर्क्स आपको मिलेंगे। जैसे आज का ऐसे जो हम पढ़ने वाले हैं ये बुकिश टॉपिक, इसके अंदर एक बहुत ही कॉमन सी बात को उठाया हुआ है। बहुत बार यूजुअली ऐसा होता है ज्यादातर लोगों के साथ में जो पढ़ने की रुचि रखते हैं, अच्छी बुक्स का कलेक्शन रखते हैं, उनके साथ बहुत बार ये चीज हुई होगी कि उनकी बुक किसी ने उनसे उधार मांगी, पढ़ने के लिए मांगी और अपने पास ही रख ली। और जब आप उससे अपनी बुक मांगने के लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं, तो वो आपके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता, आपसे दूरियां बनाने लगता है। तो इसी तरीके का टॉपिक जो है आर के नारायण अपने वर्क में उठाते हैं। बहुत सारे वर्क्स हैं इनके जिनके अंदर इन्होंने डेली की जो लाइफ होती है, डे टू डे जो लाइफ होती है, उसमें से टॉपिक उठाए हैं। आर के नारायण का जन्म जो है एक तमिल फैमिली के अंदर हुआ था, मद्रास में। उनके फादर स्कूल के हेडमास्टर थे और उनकी माता जी तो जो थी वो एक हाउसवाइफ थी। ठीक है, आर के नारायण राइटिंग करियर बिगन इन द लेट 1930s। राइटिंग का जो करियर है उनका शुरू हुआ 1930s के स्टार्टिंग में ही, व्हेन ही रोट स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स इन्होंने लिखा था उस समय। हिज फर्स्ट नॉवल, यानी उनका फर्स्ट नॉवल कंसिडर किया जाता है ये। इट इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड टू द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। इनका फिक्शनल टाउन है, यानी एक काल्पनिक आप कह सकते हैं। इनके जितने भी प्ले इन्होंने लिखे हैं, जितने भी नॉवेल इन्होंने लिखे हैं, इन्होंने जितने भी स्टोरीज लिखी हैं, उनके अंदर ज्यादातर इन्होंने मालगुडी को अपना बैकग्राउंड बनाया है ना, सेंट्रल सेटिंग बनाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इनके फेमस जो वर्क्स हुए हैं उनके बारे में। देखिए बहुत सारे मेंशन किए हैं यहाँ पे, आप एक नजर जरूर डाल लीजिएगा। द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, द गाइड। द गाइड जो है ना, इनका फेमस वर्क हुआ है और इसने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता है। साहित्य अकेडमी अवार्ड ये मेंशन इसलिए किया है कि आपकी बेसिक नॉलेज को एनहांस करता है, साथ ही साथ लिटरेचर के जो स्टूडेंट होने के नाते आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। द गाइड आर के नारायण का 1958 में आया, जिसने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता, और उसके बाद में इस पर बेस्ड एक बॉलीवुड मूवी भी आई जिसका नाम भी गाइड था। मालगुडी डेज जो है ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। ठीक है, जिसके अंदर एक बहुत ही चार्मिंग टाउन मालगुडी जो है, जिस उसके बारे में बताया, वहां पर रहने वाले लोगों के बारे में बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये सभी इनकी लिखी हुई हैं। ठीक है, पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बात करें तो आर के नारायण की लाइफ बहुत ही स्मूथ, बहुत ही प्लीजेंट लाइफ नहीं थी, बहुत ही इजी लाइफ नहीं थी। इनकी वाइफ जिसका नाम राजम था, बहुत जल्दी ही उनकी डेथ हो जाती है 1939 में ही, और एक छोटी सी बच्ची को छोड़कर चली जाती है वो पीछे, जिसका नाम होता है हेमा, जिसे आर के नारायण को पालना होता है। यानी एक फादर फिगर होते हुए वो एक मदर का रोल भी प्ले करते हैं, एक फादर का रोल भी प्ले करते हैं हेमा के लिए। तो इनकी वाइफ की जो डेथ है ना, वो बहुत गहरा इफेक्ट डालती है आर के नारायण पे। वो पता भी चलता है इनकी राइटिंग्स के अंदर।
कि इनकी जो राइटिंग्स है ना, इनके जो जो भी वर्क इन्होंने लिखे हैं उसके अंदर स्पिरिचुअल थीम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए कुछ रिकॉग्निशंस, कुछ अवार्ड्स जो इनको मिले हैं, इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि बहुत ही लर्नेड पर्सनालिटी रहे हैं ये। इनको पद्म भूषण मिला 1964 में, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है इंडिया का ये। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला इनको 1960 में अपने नॉवेल गाइड के लिए। पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया 2000 में। ओके, ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और AC बेंसन मेडल भी इनको मिला 1980 में, ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर यूके की तरफ से दिया गया। ठीक है, तो ये जीके बेस्ड भी हो गए, लिटरेचर का जो बेसिक नॉलेज होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके हो गए। अब अपन चलते हैं मेन अपने ऐसे की तरफ। ऐसे की लाइंस जो हैं वो आपके सामने हैं, एक्सप्लेन की हुई इजी लाइंस हैं, यानी इसके अंदर एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको हिंदी में आपको समझा देती हूँ। यानी लाइंस आपके सामने हैं, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। देखिए यहां आपको ना देखने को मिलेगा माई, आई, इस तरीके से। तो आप फर्स्ट पर्सन को देखेंगे यहाँ पे, यानी फर्स्ट पर्सन यहाँ यूज किया गया है। तो इसकी स्टाइल के बारे में भी बात करेंगे, यानी ऐसे को डिस्कस करने के बाद में हम ऐसे के बारे में भी जानेंगे, इसको समराइज भी करेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, पेशेंस के साथ बने रहना, थोड़ा सा टाइम देना ताकि ऐसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए जी, जो लाइन आपके सामने है उसका मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि वो लोग जो मेरे बुक्स को मेरे से ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, मैं उन लोगों को माफ नहीं कर सकता। मैं उन लोगों को माफ नहीं कर सकता, अनेबल हूं, मतलब फॉरगिव नहीं कर सकता मैं उन लोगों को। क्यों? क्योंकि वो मुझे वापस नहीं करते बुक। मैं बिना हिचक के उनको बता दूं कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूं। अगर वो मुझे कहने का मौका देना तो मैं बिना हिचक के बता सकता हूं कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूं। लेकिन आमतौर पर किताबें चुराने वाला मेरी दोस्ती के लायक नहीं लगता मुझे। वो क्या करता है, जब भी मेरे सामने अगर आता है तो वो मुझसे नजरें चुराता है। वो मुझे अगर सड़क पर कहीं आमने सामने मिलता है तो अपनी चाल को दोगुना कर लेता है, यानी डबल स्पीड के साथ में भागने लगता है, मुझसे जी चुराता है। जैसे कोई डॉक्टर की तलाश में बेताब हो, यानी मान लीजिए कोई डेस्परेट हो, कोई जैसे बीमार आदमी डॉक्टर को ढूंढने के लिए भागने नहीं लग जाता, ऐसे भागने लग जाता है, अपनी चाल को दोगुनी कर देता है। ये ऐसे लगने लगता है जैसे किसी की लाइफ और डेथ का सवाल हो। इसका मतलब क्या है कि चोर के डैडी भी तिनका, कि बुक मेरे से चुरा कर ले गया, चुरा कर यानी मांग कर ले गया, और अब जब मैं उसके सामने पड़ा, उससे अपनी बुक वापस मांगना चाह रहा हूं, तो वो मुझे देखकर अपनी चाल को बदल लेता है। मैं उसके बारे में कुछ ऐसा सोचता हूं कि वो जैसे कोई चोर है। ठीक है, यानी इस पूरे की पूरे लाइंस जो आपके सामने, ये स्टैंजा जो आपके सामने रखा गया है, इसके अंदर ये बताया गया है कि ये बुक जो इससे लेकर जाते हैं उनको ये क्या कहते हैं, बुक पायरेट्स बोलते हैं, यानी किताब चोर। जो लौटाते नहीं है, ऐसा नहीं है कि बुक लेकर चले गए वापस देंगे तो उनको, नहीं, जो बुक्स ले गए और उसके बाद में इनको लौटाते नहीं है, कहते वो मेरी दोस्ती के लायक नहीं, मैं तो उन्हें किताब चोर ही कहूंगा। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं इन लाइंस के अंदर, ही बिगिंस टू फील दैट इट वॉज ड्यू टू सम वीकनेस। ये कहते हैं कि ये महसूस करने लगता है कि जैसे ये उन्होंने क्या किया, इस किताब को, यानी उन्होंने किसी कमजोरी के कारण ही उस किताब को ध्यान से पढ़ने का विचार बनाया था। यानी कोई बुक जो इनसे लेकर गया है उसको ये खुद पढ़ना चाहते थे, केयरफुली पढ़ना चाहते थे, जबकि उसके जैसे बिजी आदमी को, मतलब अखबार को पूरी तरह से पढ़ने का समय भी नहीं मिलता। यानी एक ऐसा आदमी मेरे से किताब लेकर गया है जो पूरी तरह से एक न्यूज़पेपर को भी अच्छे से नहीं पढ़ता, वो मेरे से बुक ले गया। बाद में यही किताब उसे उधार देने वाले व्यक्ति दोनों के लिए ही, मतलब कैसा, डिसलाइक में बदल देता है। मतलब मेरे से बुक ले गया, बुक न्यूज़पेपर उसके घर में आता है, 5 से 4 पेपर का वो न्यूज़पेपर होता है, उसको अच्छे से वो पढ़ नहीं पाता, और बुक मेरे पास से उठाकर लेके गया। तो मैं क्या सोचूं इस बात को कि वो इस बुक को पढ़ेगा, वो इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा? कहते नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इंटरेस्ट के बाद में पढ़ेगा। कुछ दिनों तक वो ये कहता है कि मैंने इसे अभी तक पढ़ा ही नहीं, लेकिन अगर मैं रखूं तो इसे पढ़ूंगा, है ना। कुछ दिन तक तो वो यही कहता रहेगा, मतलब उसको मुझसे मांगना भी चाहूंगा तो ये कहेगा मैंने अभी तक उसको पढ़ा नहीं है, बुक को मेरे पास रहने दो, थोड़े दिन बाद में मैं उसको पढ़ लूंगा। ठीक है, हाँ, फिर मैं उसको अगर अपने बिल्कुल एकदम नोबल से नेचर के साथ में अगर ये कहूँ कि हाँ बिल्कुल तुम इसे रख लो, तुमने इसे इतने समय तक रखा है, कोई बात नहीं, बिना पढ़े लौटा दोगे तो फायदा ही क्या होगा, चलो रखो रखो, कोई बात नहीं, कीप इट। ठीक है, यानी मेरे से कोई बुक लेकर चला गया, और जब मैं उसे बुक वापस लेने के लिए जाता हूँ, और वो भी ऐसा आदमी मेरे से बुक लेकर गया है जो अपने घर में आने वाले न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ता, वो मेरे से बुक लेकर चला गया, और जब मैं उसे बुक मांगता हूं तो वो ये कहता है कि यार अभी तो मैंने बुक नहीं पढ़ी, थोड़े दिन और मेरे पास रहने दो, मैं उसे पढ़ लूंगा।
तो मैं भी अपने एक जनरस से माइंड के साथ, एक ब्रॉड से माइंड के साथ मैं उससे कहता हूँ कि चल कोई बात नहीं, रख ले यार, तूने मेरे से बुक ली और बिना पढ़े अगर मुझे लौटा देगा तो कोई फायदा नहीं है, चल रख ले कोई बात नहीं, ठीक है। अगली मुलाकात में क्या होता है, एट द नेक्स्ट मीटिंग, अगली मुलाकात में देने वाला फिर से किताब के बारे में पूछने में झिझकता है। कुछ महीने बीत जाते हैं, यानी खुद ऑथर, राइटर जिसने बुक दी है उसको वो किताब के बारे में पूछने में झिझकता है। कुछ महीने बीत गए, कुछ फ्यू मंथ्स पास बीत जाते, फिर नया साल, फिर एक और, अचानक तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी अलमारी में वो जगह अभी भी खाली है, यानी वो जो बुक शेल्फ जहां से वो बुक उठाई गई है वो अभी भी खाली है, यानी बुक अभी भी तुम्हें नहीं मिलती। किताब कहाँ है, कहाँ है किताब? अब उससे जब ये बात पूछी जाएगी ना, किताब कहाँ है, तो वो क्या कहेगा, विच बुक। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत बीत गया, यानी बुक को ले लिया और अपनी ही बना लिया, साल बीत गए, 1 साल 2 साल 3 साल बीत गए, और उसके बाद जब हम ये कहेंगे ना बुक कहाँ है, तो वो क्या कहेगा सामने से कि कौन सी किताब। When you have succeeded in stimulating his memory, यानी जब तुम उसकी याददाश्त को ताजा करने की कोशिश करोगे तो वो बस ये कहेगा, ओ वो बुक, ओहो वो तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी, आई विल हैव टू सर्च फॉर इट, वो तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। स्वाभाविक रूप से ना तुम्हें उसका अब लहजा पसंद नहीं आएगा, मतलब अब तुम्हें अच्छा नहीं लगेगी उसकी टोन जब वो ये कहेगा, अच्छा अच्छा वो बुक, अरे यार पता नहीं कहाँ रख के भूल गया, वो तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी, वाई नॉट सर्च नाउ। और तुम कहते हो अच्छा अभी क्यों नहीं ढूंढते, यानी अब तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अपनी किताब को कभी देख भी पाओगे कि नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम अब इंसानियत को उसके सबसे बुरे रूप को देख रहे हो, यानी उस व्यक्ति को देख रहे हो ना, वो उसका सबसे बुरा रूप है, क्योंकि उसने आपकी बुक को लिया, अपने पास रखा और रखकर भूल गया। अब वो तो आपसे क्या कह रहा है, अच्छा अच्छा वो बुक, अरे यार वो तो ढूंढनी पड़ेगी। शब्द तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, तुम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते और चले जाते हो। अगली मुलाकात में वो व्यक्ति बेशर्मी से तुम्हारे सब्जेक्ट पर विचार करने की एक तरह से क्या दिखाता है, मतलब शेमलेसली वो कहता है तुमने जो चीज बोली है ना उसके ऊपर विचार करने का सिर्फ एक ढोंग करता है। तुम्हें तुम्हारी किताब नहीं मिली, मैं कुछ समय के लिए शहर से बाहर था, मतलब ये चीजें बोलेगा आप कि आई हैव नॉट फाउंड योर वर्क, कि मुझे तुम्हारी किताब नहीं मिली। बाद में वो ये जवाब देगा, आई वॉज आउट ऑफ टाउन फॉर ए वाइल ऑन बिजनेस, मैं बिजनेस के लिए बाहर चला गया था। आई बिलीव इट मस्ट बी विद माई ब्रदर इन लॉ, या मुझे लगता है शायद मैंने अपने साले को दे दी होगी वो बुक। यू नो माई ब्रदर इन लॉ, तुम जानते होगे मेरे साले को। तो पर इस तरीके की बातें करेगा वो जब आप उससे बुक मांगोगे तो। पहले तो बोलेगा कि कौन सी बुक, अच्छा 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 तुम्हारी बुक, वो जो तुमने दी थी, अरे उसको तो मैं कहीं रख के भूल गया। फिर कुछ दिन बाद जब आप मिलोगे ना तब शेमलेसली बेशर्मी से क्या कहेगा वो, आई हैव नॉट फाउंड योर बुक, मुझे तुम्हारी बुक नहीं मिली। हो सकता है फिर क्या कहे आगे कि मैं थोड़े दिन के लिए शहर से बाहर चला गया था व्यापार के सिलसिले में, हो सकता है मेरे साले ने ले ली वो किताब। जानते हो ना तुम मेरे साले को। तो अब देखिए बातचीत होगी, आई डोंट, नहीं, है ना, वाई डोंट यू गेट इट बैक फ्रॉम हिम। मैं उससे कहूंगा कि तुम उसे वापस क्यों नहीं लाते, तो वो क्या कहेगा, आई विल, मैं लाऊंगा, मतलब डेफिनेटली मैं लाऊंगा, मैकेनिकली जवाब देता है वो। या मैं खुद जाकर उससे किताब वापस मांग लूं, ये खुद कह रहे हैं जिसकी बुक है वो कह रहा है कि मैं जाकर मांग लेता हूँ। तो ये तो मुझे पता करना होगा कि भाई वो वहां है भी कि नहीं, क्या पता वो कहीं टूर वगैरह पे गया हो। वाई नॉट सेंड हिम ए लेटर, मैं उनसे कहूंगा कि तुम उसे कोई पत्र क्यों नहीं लिख देते, अगर वो यात्रा पे गया है तो पत्र लिख दो। ओ लेटर्स आर नॉट गुड, तो कहेगा लेटर नहीं, लेटर अच्छी बात नहीं होती, मैं लेटर नहीं लिख पाता, वो बहुत ही बैड कॉरस्पॉन्डेंट है, यानी पत्र का जवाब वगैरह देते ना वो। अब आगे तुम्हें लगता है कि किताब का ठिकाना पहले ही अब डेफिनेट है ही नहीं, इनडेफिनेट, यानी अब तुम्हें पता ही नहीं है कि किताब है ही कहाँ, किताब का ठिकाना ही नहीं है। इसका मतलब अगली मुलाकात में वो जो जेंटलमैन है ना, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर वो जो जेंटलमैन है वो अब पीछे जाता है, यानी तुम्हें नकारना लग जाता है, अब पीछे हो जाता है, और भी हैज के पीछे का मतलब छुपने लगता है, तुमसे ओट लेने लगता है, अब वो तुमसे बचने लगेगा आगे आगे। इट इज अंडर दिस कंडीशन, इसी स्थिति में अब तुम इंसानों से नफरत करने वाले बन जाते हो, है ना, यानी ह्यूमैनिटी से तुम्हें नफरत हो जाती है कि मैंने तो इंसानियत के नाते वो बुक दी थी और उसने बुक को खो दिया। अब बुक का जो नुकसान हुआ है, एंड आस्क व्हाई इट इज दैट यू कैन नॉट कंप्लेन टू द पुलिस अबाउट द लॉस ऑफ योर बुक। तो अब तुम्हारे माइंड में क्या आएगा कि किताब के नुकसान की शिकायत क्यों ना पुलिस से कर दी जाए, है ना। तो ये चीजें होनी चाहिए, यानी मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर कोई किसी के साथ ऐसा करे, उसकी बुक को खो दे, तो उसकी पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए नियम। एक ऐसा नियम बनना चाहिए कि चुनाव में इलेक्शन के टाइम पे मेरा वोट उस पार्टी को जाएगा
जो मेरा साथ देगा, यानी किताब को उधार लेने वाले को समाज से खत्म करने का मुझसे वादा करे। यानी ये एक तरह से क्या है, विट हो गया है ना, कि पुअर्टी को खत्म करे, डिजीज को खत्म करे, तो उसके साथ साथ जो बुक बोरोविंग है उनको भी सोसाइटी से खत्म करे। उनको खत्म करेगी जो पार्टी, मैं तो उसी पार्टी को वोट दूंगा, ऐसा राइटर कहते हैं। ऑल ऑफ अस लव टू कीप अवर बुक्स। ये बुक लवर है, हम सभी बुक लवर है, हम सभी अपनी किताबों को रखना चाहते हैं, दूसरों के साथ अच्छे से उसको पढ़ना बांटना चाहते हैं। यानी हम चाहते हैं कि भाई दूसरों के साथ बांटें, लेकिन ये इम्पॉसिबल हो जाता है कब, जब इस तरीके के लोग मिलते हैं। यानी इस तरीके का जब हमारे साथ कोई पेनफुल एक्सपेरिमेंट करता है ना, कि हमारी बुक ले लेता है और उसके बाद हमें वापस नहीं देता, तो ये बहुत पेनफुल हो जाता है। अगर तुम अपनी बुक से प्यार करते हो तो इसे दुनिया में किसी को भी कभी उधार मत दो। ये कहते हैं कि अगर अपनी बुक से प्यार करते हो ना, कभी मत दो किसी को भी। दिस रियली ought टू बी वंस गाइडिंग प्रिंसिपल, कि अगर तुमने किसी को अपनी बुक उधार दे दी ना, तो उसके बाद में तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तुम अपनी किताबें उधार नहीं दे पाओगे कभी भी। फिर भी उन्हें रखो, जैसे तुम अपना केक खा नहीं सकते उसे रख भी नहीं सकते, इस तरीके की कहानी हो जाएगी अगर किसी और ने ले ली तो। आगे क्या कहता है, आई नो ओनली वन पर्सन, मैं केवल एक व्यक्ति को जानता हूं जिसने दोनों हासिल किए हैं, किताबें उधार भी देता है, फिर भी अपनी लाइब्रेरी को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज भी रखता है, शेप में रखता है। उसके पास एक शानदार सी लाइब्रेरी है, किताबें उधार देने में बहुत ही जोश वाला आदमी है, यानी बहुत एंथुजियास्टिक है वो, बशर्ते उधार लेने वाला भी, भले ही वह उसका कोई भी हो। मतलब ये कहते हैं कि एक ऐसे आदमी को, सिर्फ एक आदमी को जानता हूं, उससे किताब उधार लेने वाला चाहे उसका सन इन लॉ ही क्यों ना हो, यानी उसका दामाद ही क्यों ना, वो एक रजिस्टर के ऊपर हस्ताक्षर करवाता है। अब किसकी बात कर रहा है बताइए, लाइब्रेरियन की बात कर रहा है, जो प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड रखता है कि बुक कौन सी डेट को इशू हुई, कौन सी डेट को वो वापस आएगी, ड्यू डेट पे वापस आई कि नहीं आई, मतलब इस तरीके से। यानी किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो वो बुक की जिम्मेदारी पूरी रखता है, जिसको भी बुक देता है वो बुक उससे वापस ले लेता है। तो इस तरीके से वो ये कहता है कि अगर उसे कहा जाए कि मेरा साला इसे ले गया होगा, मुझे नहीं पता कि वो किताब कहाँ है, तो ये वो जवाब देगा निश्चित रूप से तुम अपने साले को अपनी कुर्सी दे देते, कोट दे देते, चम्मच दे देते, है ना। तो ये सब चीजें देते ना, तो मेरी बुक क्यों दी तुमने। तो इस तरीके के सिर्फ एक आदमी को मैं जानता हूँ, ठीक है, यानी बहुत कम है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम है। हाउ डेयर एनीवन थिंक दैट ही कैन बी एज इररिस्पॉन्सिबल एज ही लाइक्स वेयर ए बुक इज कंसर्न्ड। यानी कहने का मतलब कि कोई कैसे सोच सकता है कि किताब के मामले में जितना चाहे उतना गैर जिम्मेदार हो सकता है। अब यहां वो कह रहे हैं, जब उसने ब्रदर इन लॉ की बात की ना, जब कह रहे कि मुझे अपने साले के बारे में मत बताओ, मुझे केवल किताब में रुचि है, मुझे मत बताओ कि तुम्हारे साले ने किताब ले ली होगी, मुझे मेरी बुक के बारे में बताओ, मैं सिर्फ मेरी बुक के बारे में इंटरेस्टेड हूं, केवल मुझे मेरे बुक में रुचि है। उसकी कीमत 9 रुपए, कितनी है, 9 रुपीज। मेरी बुक की कीमत कितनी है, 9 रुपीज, ठीक है। और डाक का जो शुल्क होता है ना, उसकी बात हुई है कि डाक का शुल्क जो है वो भी, और सारी मतलब प्लस करके 9 रुपीज का है मेरे बुक। तो ये सारी चीजें वो बताता है कि अब मेरी बुक जो है वो मुझे कहाँ से मिलेगी, ये चीज माइंड में उसके आती है। लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने रेट भी बता दिया, कहता कि इस बट इट डज नॉट बॉदर हिम, ये चीजें उसको कोई फर्क नहीं डालती। वो जानता है कि उसकी जो फेवरेट बुक्स है किसी भी समय कहाँ मिलेंगी, वो ये चीज जानता है, ठीक है। आगे देखिए, एक राइटर के रूप में एज एन ऑथर माई प्रॉब्लम इज ए लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, कि एक राइटर के रूप में मेरी समस्या थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड है कि मेरी अलमारी में ना केवल दूसरों की लिखी हुई बुक्स है, बल्कि यूं कहो कि मैं भी तो कोशिश करता हूं, यानी मेरी लिखी हुई भी किताबें हैं उसके अंदर। एक लेखक को माफ किया जा सकता है अगर वो अपनी किताबें भी अपनी लाइब्रेरी में रखना चाहता है, ये बिल्कुल भी घमंड की बात नहीं है। यानी मैंने अपनी बुक्स भी अपनी अलमारी के अंदर रखी हुई है, ये घमंड की बात नहीं है। ही मे नॉट हैव टू वर्क फर्दर ऑन इट फॉर अ सब्सिक्वेंट एडिशन और ही मे वैल्यू इट फॉर बीइंग द फर्स्ट कॉपी टू अराइव फ्रॉम हिज पब्लिशर। कि बुक बहुत इंपॉर्टेंट भी तो हो सकती है। एक प्रकाशक किताब छपने पर केवल 6 जो प्रतियां होती हैं, यानी उसकी कॉपीज जो होती हैं, 6 कॉपीज जो होती हैं वो उपहार के लिए देता है। मैं 5 बांटने के लिए तैयार हूं, लेकिन 6ठी अपने पास रखना चाहूंगा। लेकिन वो कहाँ है, हो सकता है मैंने जो मेरे से वो मांग कर लेके गया वो कोई 6ठी ही हो। उस समय क्या होता है, बहुत दुख होता है, उस समय बहुत टेंशन होती है कि यार एक ही थी मेरे पास तो वो भी किसी ने ले ली।
वेन एवर आई विश टू सी एनी ऑफ माई ओन बुक्स फॉर एनी पर्पज, यानी जब भी मुझे किसी भी पर्पज के लिए अपनी किताबें देखने की इच्छा होती है तो मुझे उन्हें लाइब्रेरी से उधार लेना पड़ता है, लाइब्रेरी से उधार लेना पड़ता है। आई विश अदर्स, मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग भी ऐसा ही करें, बजाय कि किसी और इंसान से मांगे, लाइब्रेरी से उधार लो। यानी वो एक आदमी जो इन्होंने बताया है ना, जो रजिस्टर मेंटेन करता है, वो लाइब्रेरियन है, उसके बारे में बात कर रही है कि मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग भी ऐसा ही करें, इसके बजाय कि आत्मसंतुष्टि से पूछे कि एक लेखक को अपनी किताबों की क्या जरूरत है ना। वाई शुड एन ऑथर वॉन्ट हिज ओन बुक, यानी अपनी बुक जब वो अपने पास में रखते हैं और वो ही स्पेशल मास्टरपीस जब कोई लेकर चला जाता है और वापस नहीं देता तो कह रहे वो कितना दुखदाई है। हो सकता है कि इनकी पर्सनल लाइफ के अंदर ऐसा कुछ हुआ हो कि इनकी कोई बहुत ही पर्सनल बुक, या ये कहिए कि बहुत ही प्यारी बुक कोई किसी ने इनसे मांगी हो और उसके बाद में टाइम पर ना लौटाई, और शायद ना ही लौटाई हो कभी भी, तो उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होके, उस चीज़ से प्रभावित होके इन्होंने इस पूरे ऐसे को लिखा हो। तो चलिए अपन तो जानते हैं ऐसे के बारे में। ऐसे लिखा है आर.के. नारायण ने, आप जानते ही हैं, इनके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ऐसे का जो स्ट्रक्चर है ना, फर्स्ट पर्सन नरेटिव है, ठीक है। ऑथर यहाँ पे शेयर कर रहा है पर्सनल रिफ्लेक्शंस को और एक्सपीरियंसेस को। जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि आर.के. नारायण के साथ में पर्सनली ऐसा हुआ हो। इट अनफोल्ड्स इन ए लाइनर फैशन, मूविंग थ्रू द स्टेज ऑफ अ बुक बीइंग लेंट आउट। अब हम समरी भी आगे करने वाले हैं इसकी, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। थीम देख लेते हैं। मेन थीम क्या है इसके अंदर? मेन थीम है कन्फ्लिक्ट, किसके बीच में? शेयरिंग एंड प्रिजर्विंग समथिंग यू लव, यानी आपको शेयर भी करना है लोगों के साथ में और प्रिजर्व भी रखना है। नारायण एक्सप्लोर करते हैं कि हाउ बुक लवर्स वांट टू शेयर द जॉय ऑफ रीडिंग बट रिस्क लूजिंग देयर बुक्स व्हेन दे लैंड देम, कि आप अपने बुक्स के एक्सपीरियंसेस को अगर शेयर करना चाहते हैं तो रिस्क भी है और मजा भी है। रिस्क है कि वो खो ना जाए, और दूसरों के साथ शेयर करेंगे इसका मतलब अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, उस चीज़ का इंटरेस्ट भी आपको आएगा। तो रिस्क भी है। रिस्क भी ये है आपके पास एक ही कॉपी और वो किसी ने ले ली और वापस लौटाई नहीं, तो इस चीज़ का रिस्क भी है। मैसेज क्या जाता है ऐसे का? बहुत बड़ा मैसेज है कि इफ़ यू लव योर बुक्स, है ना, डोंट लैंड देम, दूसरों को दो मत, बिकॉज शेयरिंग ऑफन मीन्स लूजिंग। कई बार होता है कि शेयर करने का मतलब खो देना ही होता है। तो नारायण यही बात कहना चाहते हैं। अब अपन इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं ऐसे को ना। पहला अगर पॉइंट बनाए ना, जब अपन इस ऐसे को समराइज करने लगे तो पहला पॉइंट बनाए तो सबसे पहले आता है पेन ऑफ लेंडिंग बुक्स। नारायण शेयर करते हैं कि हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट इज टू लेंड बुक्स, पीपल बोरो देम नेवर रिटर्न देम, मांग तो लेते हैं वापस नहीं लौटाते, तो लिविंग एम्प्टी स्पॉट ऑन द शेल्फ, तो फिर हमारी अलमारी के अंदर वो जगह हमेशा खाली सी रह जाती है। लोग बुक मांग के ले गए। अब बुक के चोर एंड देयर एक्सक्यूजेज, यानी वो बुक चोर कहलाते हैं एक तरह से, मेरी नजर में वो बुक चोर कहलाते हैं। उनके एक्सक्यूजेज जब आते हैं, जब मांगने वाले whom नारायण कॉल्स बुक पायरेट्स अवॉइड हिम बाय हाइडिंग बिहाइंड बुशेस और रशिंग अवे, दे मेक वीक एक्सक्यूजेज लाइक आई वाज बिजी, द बुक इज विद माय ब्रदर इन लॉ, मतलब ऐसे एक्सक्यूजेज बनाते हैं। पहले बुक ले लेंगे, फिर कह देंगे मैं बिजी हूँ, मैं बिजनेस टूर से बाहर आया हुआ हूँ, शायद मेरे साले ने ले ली होगी, इस तरीके की बातें बनाते हैं। फिर लेंडर्स मिस्टेक, कि काइंड पीपल होते हैं ना, जो दयालु लोग होते हैं ना नारायण जैसे, वो क्या करते हैं बोरोवर्स को बहुत लंबे टाइम के लिए बुक दे देते हैं, ये उम्मीद करके कि शायद वो पढ़ेंगे उसे, बट मंथ्स और इवन ईयर पास बुक जो है वापस नहीं आ पाती। फोर्थ पॉइंट देखें तो नारायण फनी एंगर, कि फ्रस्ट्रेटेड बाय लूजिंग बुक्स नारायण जोक्स अबाउट वांटिंग टू कॉल द पुलिस, कि इस तरीके की हरकत करने के बाद मन में तो ऐसा आता है ऐसे लोगों के खिलाफ ना FIR करा देनी चाहिए, पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। उसके बाद में आता है एक सिंपल रूल, एक सिंपल सा रूल जिसकी बात करते हैं कि नारायण एडवाइस करता है कि इफ यू लव योर बुक्स डोंट लैंड देम टू एनीवन, अगर प्यार करते हो ना अपनी किताबों से किसी को मत दो। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट बुक लवर स्टोरी, नारायण टेल्स ऑफ ए मैन हु लैंड्स बुक्स बट हैज स्ट्रिक्ट रूल्स, कि एक कहानी सी बताते हैं, एक आदमी को वो जानते हैं जो किताबें देता तो है लेकिन उसके रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। बोरोवर्स मस्ट साइन अ रजिस्टर, लेने वाला पहले साइन करेगा रजिस्टर में, रिटर्न करेगा बुक को टाइम पे, या फिर फाइन पे करेगा अगर लेट हो जाएगा तो, या फिर बुक अगर उसने खो दी तो रिप्लेस करेगा, और ये काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। ये कहानी वो बताते हैं एक आदमी की बात, जिसको मैं ये कह रही हूँ कि शायद वो लाइब्रेरियन है ना, क्योंकि लाइब्रेरियन ही ऐसा करते हैं, इस तरीके के वो एक स्टोरी बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें समरी को अगर डिस्कस करते हैं तो एन ऑथर स्पेशल प्रॉब्लम, ऑथर की एक स्पेशल प्रॉब्लम क्या है, नारायण स्ट्रगल्स टू कीप हिज ओन बुक, पीपल बोरो देम एंड आस्क व्हाई डज एन ऑथर नीड हिज ओन बुक, कि मैं इसलिए भी किताबें दे देता हूँ कि मुझसे मांगने वाले लोग ये कहते हैं कि एक लेखक को किताब की क्या जरूरत है, भाई आपने ही तो लिखी है, आपको तो पता ही है आपने अपनी बुक में क्या लिखा है, क्या जरूरत है आपको अपने पास रखने की,
तो ये भी मेरे साथ प्रॉब्लम है। फिर मैसेज की बात कर लेते हैं। नारायण कहते हैं कि टू होल्ड योर बुक्स टाइटली एंड अवॉइड लेंडिंग देम एज शेयरिंग ऑफन लीड्स टू लूज, ही सजेस्ट पीपल बोरो हिज बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरीज। यानी पर्सनल कॉपी मत दो उनको, उनको लाइब्रेरी भेजो, लाइब्रेरी से वो किताबें लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऐसे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो टॉपिक को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।